Guys, this is Dr. Yashordhan Sivaj, back again with another educational video, and today's topic will be pancreas, which is under endocrine system physiology. So we shall begin with it. The pancreas is a gland that is partly exocrine and partly endocrine. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो एंडोक्राइन वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और जाकर किसी टारगेट पे एक्ट करते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। और एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके अंदर डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में अपन पहले वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट से। और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन फिजियो के अंदर एंडोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? मेजर हार्मोन के अंदर आ जाता है इंसुलिन, उसके अलावा ऑप्शन आ जाते हैं ग्लूकागन, ग्लूकागन के अलावा अपने आ जाता है पॉलीपेप्टाइड, और काफी हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं जिसके अंदर से दो मेजर जो हैं इंसुलिन और ग्लूकागन। इनके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसी के आगे अपन पढ़ पाएंगे कि अपने बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होते हैं। उसके अंदर दो मेजर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। तो जब अपन एंडोक्राइन के अंदर पढ़ते हैं, स्पेशली ब्लड कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, तो दो चीज अपन को पता होनी चाहिए कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक तो है फेड स्टेट और एक होता है फास्टिंग स्टेट। तो फेड स्टेट और फास्टिंग स्टेट का क्या मतलब है? फेड स्टेट मतलब जो आपने खाना खा रखा है, और फास्टिंग स्टेट मतलब कि जैसे आप रात भर सो के उठे हैं तो आप एक तरह से फास्टिंग में, क्योंकि 6 से 8 घंटे आप जब सो रहे थे तब आपने कुछ नहीं खाया। तो जब आप फेड स्टेट में होते हैं तो फेड स्टेट का हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन। क्योंकि ब्लड शुगर जो आती है बॉडी में खाना खाने की वजह से, उसको कौन कंट्रोल करता है? तब इंसुलिन। और फास्टिंग स्टेट जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम होगा क्योंकि आपने कुछ खा ही नहीं रखा है, तब कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? तब ग्लूकागन एक्ट करता है। तो ये मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में डिटेल बताना चाह रहा था। अब अपन पैनक्रियास की एनाटॉमी थोड़ी देखेंगे, जिसकी वजह से अपन को एनाटॉमी वाला एस्पेक्ट भी जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आता है वो भी कवर हो जाएगा। तो पैनक्रियास की एनाटॉमी में आ जाता है लोकेशन। द पैनक्रियास लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर abdominal वॉल एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रे। अपन को पता है कि लंबर वर्टिब्रे कितने होते हैं? 5, L5 होते हैं, ठीक है। लंबर वर्टिब्रे होते हैं 5 इन नंबर, L1 to 5, है ना। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रे का मतलब क्या हुआ? L1 एंड L2 के लेवल पे ये लाई करता है, L1 से L2। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि 5 वर्टिब्रे होते हैं लंबर सेगमेंट में, 5 वर्टिब्रे इन लंबर सेगमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं साइज एंड शेप पे। साइज एंड शेप में आएगा, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन सेट obliquely, obliquely मतलब कि टेढ़ा। इट इज अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। उसकी ब्रेथ जो है वो 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर होती है, और 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर थिक होता है। वेज अबाउट 90 ग्राम, 90 ग्राम के करीब का ये पूरा ऑर्गन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ इसकी एनाटॉमी के हिसाब से। ये जो आ रहा है इसके ऊपर अपना यहाँ पे स्टमक होगा, ठीक है। स्टमक के नीचे ये ड्यूडेनम चालू हुआ, स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन चालू होती है, स्टमक किससे कनेक्टेड होता है? ड्यूडेनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, उसके 3 पार्ट बना दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का जो ये सी लूप है, सी शेप का है ना, सी लूप बोला गया, इसके अंदर इसका हेड आके फिट होता है, और ऑब्लिकली है, ये देखिए टेढ़ा, ठीक है। अपन ने इसकी लेंथ, इसका वेट और इसकी ब्रेथ और थिकनेस डिस्क्राइब कर दी है। और अपन को ये भी पता है कि ये L2 पे लाई करता है, L1 L2 के लेवल पे लाई करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पेनक्रियाज इज डिवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट कौन सा साइड हो जाएगा अपना? स्प्लीन किस साइड होती है बॉडी में? बॉडी में स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड में, और ये हो जाएगी राइट साइड, ठीक है। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनटू, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं अपन। तो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ठीक है। तो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। टेल जो है वो स्प्लीन में आके फिट हो रही है, स्प्लीन के हाइलम पे आके फिट होती है। द हेड इज एनलार्ज्ड एंड लाइज विद इन द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का पार्ट 2 है, ये जो मैंने सी लूप बताया, इसको सेकंड पार्ट बोला गया है। ये कॉन्केव है स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इसका हेड फिट होता है,
ठीक है। द टेल रीचेज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, द एंटायर ऑर्गन लाइज पोस्टीरियर टू द स्टमक सेपरेटेड बाय इट्स लेसर सैक। जब अपन अब्डोमेन की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको ओमेंटम और लेसर सैक और ग्रेटर सैक समझ में आएगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि स्टमक इसके ऊपर होता है, जो मैंने अभी ड्रॉ करा था स्टमक वो इसके ऊपर होता है, और इन दोनों के बीच में सेपरेट क्या होती है, सेपरेशन होता है, वो सेपरेशन किसका होता है, लेसर सैक का होता है। लेसर सैक इज अ पार्ट ऑफ ओमेंटम। ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ी जनरल एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास के बारे में पढ़ लिया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है। और ये स्प्लीन आ गया आपका। इसमें लेवल देखना चाहेंगे तो ये L1 L2 के लेवल पे लाई करती है। स्प्लीन जो है वो T12 क्या होता है, थोरैसिक 12। थोरैसिक सेगमेंट में कितने वर्टिब्रे होते हैं, 12 वर्टिब्रे होते हैं। ठीक है। तो T12 यहाँ पे आ गया, L1 L2 इसका लेवल हो गया। अब अपन आ जाते हैं इसकी डक्ट्स ऑफ द पैनक्रियाज में। ठीक है। तो डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज बेसिकली दो डक्ट्स होती हैं पैनक्रियाज की, जहां से ये अपना पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, वो रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक जूस सीधा ड्यूरोडेनम में रिलीज करता है। ठीक है। तो एक तो हो जाती मेजर ड्यूरोडेनल पेपिला, मतलब कि मेजर डक्ट, और एक हो जाएगी एक्सेसरी डक्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज इज ड्रेन्ड बाय टू डक्ट्स, मेन एंड एक्सेसरी। द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ वर्संग, ये नाम है इसका, डक्ट का नाम है वर्संग, और दूसरे का नाम है सैंटोरिनी। तो वर्संग जो है वो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। लाइज नियर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पैनक्रियाज एंड इज रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय इट्स व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर के तब दिखता है जब अपन ऑटोप्सी करते हैं, उस टाइम पे पता चलती है। इट बिगिंस एट द टेल। टेल अपन ने कहां पे पढ़ी थी, टेल यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है। तो यहां से शुरू होती है, आप देखेंगे ये मेन जो डक्ट जा रही है ये टेल पे चालू हुई है, और ये कहां तक जा रही है, यहां तक। ठीक है। It begins at the tail, runs towards the right through the body and bends at the neck to run downwards। ठीक है। ये पूरी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करी, नेक के साइड पे आने पे बेंड हुआ इसका, और ये यहाँ पे जाके इसने मेजर ड्यूरोडेनल पेपिला में एंटर करी। बैकवर्ड्स एंड टू द राइट इन द हेड। ठीक है। इट्स ल्यूमन मतलब कि इसके अंदर कितने ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब जैसे ये एक डक्ट जो है वो ट्यूब की तरह मान लो, तो ये जो हिस्सा होगा उसका क्रॉस सेक्शन, इसको ल्यूमन बोला गया है। वो 3 मिलीमीटर का होता है, सिर्फ 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। विद इन द हेड ऑफ द पैनक्रियाज द पैनक्रियाटिक डक्ट इज रिलेटेड टू द बाइल डक्ट विच लाइज ऑन इट्स राइट साइड। टू डक्ट्स एंटर द वॉल of the second part of duodenum and join to form the hepatopancreatic ampulla of Vater। ठीक है। तो अब ये बाइल डक्ट आ रही है, बाइल डक्ट कहां से आ रही है, लिवर की साइड से आ रही है। ठीक है। ये ग्रीन बाइल जूसेस लेके आती है लिवर से, और ये दोनों मिलकर एम्पुला ऑफ वेटर बनाते हैं यहाँ पर, दोनों कंबाइन होके। इसको क्या बोला गया, हेपाटो पैनक्रियाटिक। हेपाटो क्योंकि ये लिवर से आ रहा है बाइल डक्ट, और पैनक्रियाटिक क्योंकि मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो यहाँ पे आ रही है। हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर बनाया इन्होंने। द एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं अब अपन, उसका नाम है सैंटोरिनी। बिगिंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए लोअर, इसको मैं रेज कर देता हूं जिससे इजी रहेगा। हाँ जी। तो ये लोअर पार्ट ऑफ हेड है, यहां से चालू हुई है, और ये यहां जा रही है माइनर। एक्सेसरी जो अपनी एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो जहां पे ओपन होती है ड्यूरोडेनम में, उसको बोला गया माइनर ड्यूरोडेनल पेपिला। तो accessory pancreatic duct of Santorini begins in the lower part of the head, crosses the front of the main duct with which it communicates and opens into the duodenum at the minor duodenal papilla। ये चीज अपन बता चुके हैं कि क्रॉस करती है मेन डक्ट को या मेजर डक्ट को, और ड्यूरोडेनम में जहां खुलती है उसको बोला गया माइनर ड्यूरोडेनल पेपिला। द टू डक्ट्स रिमाइंड द डबल origin of pancreas from ventral and dorsal pancreatic buds। तो बेसिकली क्या होता है, जब अपन फीटल लाइफ की बात करें, जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो इसका फीटल ओरिजिन है उसके अंदर पैनक्रियाज इस टाइप से मान लीजिए कि इसकी एक यहाँ पे डक्ट होती है, एक पोर्शन यहाँ पे होता है, एक पोर्शन यहाँ पे होता है। ये अपने ओपनिंग वाले डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जब डेवलप हो रहे होते हैं तो इसकी डोर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट है, एक वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों इधर डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे डेवलप हो गई, इन्होंने शेप लिया। उसके बाद इनका रोटेशन होता है, ये वाली घूम के यूं जाएगी और रोटेट होके ये जुड़ जाएगी। ठीक है। तो ये फुल्ली फॉर्म्ड पैनक्रियाज ऐसी दिखती है, पर जब वो डेवलप हो रही होती है बचपन मतलब फीटल लाइफ में, तब वो ऐसी होती हैं। तो उसके बारे में बोला गया कि क्योंकि यहाँ पे दो डक्ट दिख रही हैं आपको, इस वजह से ही एक मेजर डक्ट बन जाती है और एक माइनर डक्ट बन जाती है। ये चीज बोली गई है उस लास्ट लाइन में। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ेंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का क्या मतलब है, बेसिकली पैनक्रियाज के जो टिश्यू है उनको आइलेट्स बोला गया है।
ये सारे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आइलेट्स हैं, ये हार्मोन प्रोडक्शन के काम आते हैं। ठीक है, तो अब आइलेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं उसके अंदर, आइलेट्स के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, एंडोक्राइन जिसके बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं, हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ह्यूमन पैनक्रियाज कंटेन्स अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स, मतलब कि करीबन 20 लाख आइलेट्स होते हैं लैंगरहैंस के। लैंगरहैंस नाम दिया गया आइलेट्स मतलब कि टिश्यूज, छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 तरह के अलग अलग सेल से बने होते हैं ये आइलेट्स, ए, बी, डी और एफ। ठीक है, ए सेल को और क्या बोलते हैं, अल्फा सेल, विच सिक्रीट्स ग्लूकागन। तो अल्फा सेल जो है आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियाज में मिला जाता है, वो ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं। बी सेल या फिर बीटा सेल्स ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। डी सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स विच सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। एफ सेल्स और पीपी सेल्स विच सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब अपन आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पे, इंसुलिन, जिसके बारे में अपन सोर्स ऑफ सिक्रीशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, हाफ लाइफ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसका एक्शन क्या रहता है। तो सोर्स ऑफ सिक्रीशन अपन को पता चल ही गया कि इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बी सेल्स और द बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। केमिस्ट्री एंड हाफ लाइफ की बात करें तो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। 51 अमीनो एसिड्स का चेन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 5808 किलो डाल्टन है। इट हैज 2 अमीनो एसिड चेन्स कॉल्ड अल्फा एंड बीटा चेन्स विच आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। मतलब कि अगर ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है तो डाइसल्फाइड, एक एस, एक सल्फर, एक और सल्फर और ये चेन, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसको बोला गया। द अल्फा चेन ऑफ इंसुलिन कंटेन्स 21 अमीनो एसिड्स और बीटा चेन कंटेन्स 30 अमीनो एसिड्स, टोटल 51। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज 5 मिनट्स। हाफ लाइफ मतलब कि 5 मिनट्स के बाद अगर 10 यूनिट्स इंसुलिन था तो 5 मिनट के बाद वो 5 यूनिट्स रह जाएगा। ठीक है, action of insulin. Insulin is the important hormone that is concerned with the regulation of carbohydrate metabolism and blood glucose level. It is also concerned with the metabolism of protein and fat. अब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली, ग्लूकोज, ब्लड शुगर जिसकी बात करते हैं वो इंसुलिन के कंट्रोल में होती है। तो सोर्स अपन को पता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था कि ये फेड स्टेट का हार्मोन है। फेड स्टेट के हार्मोन से क्या मतलब हो गया कि मतलब जब अपन ने खाना खा रखा है, खाना जब खा रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है खाना अपने पेट में अब्सॉर्ब होगा और ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, राइट। तो जब ब्लड शुगर हाई होगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा वो देखेगा कि ब्लड के अंदर शुगर की लेवल काफी हाई हो रखी है, तो अब वो कोशिश करेगा पूरी तरह से कि अपने ब्लड में से वो शुगर को हटाए और ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करके रखे। तो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय, ब्लड ग्लूकोज को कैसे डिक्रीज करता है वो, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय ऑल सेल्स, मतलब कि ब्लड से वो सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर ये ब्लड वेसल है और ये एक सेल है तो यहाँ पे जो ग्लूकोज आ रहा होगा वो इंसुलिन के एक्शन से सेल में चले जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि वही बात होगी जो ऊपर थी कि जो सेल्स थे अब वो इस ग्लूकोज को एक्टिव यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनाने लग जाएंगे। इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर एंड मसल। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म, ग्लूकोज स्टोर कैसे होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है अपने बॉडी में। तो जब एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कहां पे कन्वर्ट होगा, लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन, इन दोनों स्टोर्स के अंदर वो जाके फिल होने लग जाएगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ हार्मोन इंसुलिन। प्रिवेंटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का टूटना। जब वो ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प कर रहा है तो ग्लाइकोजन का टूटना अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस अपने तब काम आता है जब अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, तब वो दूसरे सोर्सेज जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसको यूज करके ग्लूकोज बनाती है। तो जो अपने पास ग्लूकोज वैसे ही एक्सेस में है तो अपन को ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या जरूरत आ गई। तो जब इंसुलिन हार्मोन होगा तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा। ठीक है, प्रोटीन में क्या मेटाबॉलिज्म रहता है इसका, फैसिलिटेट्स अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट। अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं उसका उसको अपने सही जगह पे भेज के जो बॉडी में दूसरे प्रोटीन होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करेगा।
एक्सेलरेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो यह इंसुलिन की वजह से अमीनो एसिड्स जो हैं वो अपने बॉडी से प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आएगी, प्रोटीन बनने लग जाएगा। प्रिवेंट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्रोटीन जब सिंथेसिस बढ़ गई है प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड जो उसका रॉ मटेरियल है वो इजीली प्रोवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैटाबॉलिज्म जो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन है वो रुक जाएगा। प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो प्रोटीन का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस रोक रहा है, यही बात इसमें बोली गई है। एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये क्या ऐड करता है, इंक्रीजेस सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, तो ग्लूकोज जब अपने खाना खाने के बाद बॉडी में ब्लड लेवल पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तब इंसुलिन एक्ट करता है, और इंसुलिन जो है वो अपने ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इन द सेल बढ़ा देता है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है सेलुलर लेवल पे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस रोक देता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन बढ़ा देता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस रोक देता है। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को रोक देता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज को रोक देता है, इसका मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रहा। फैट का क्या करता है, अब अपने बॉडी में जब ग्लूकोज ज्यादा लेवल पे है और इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो फैट जो है वो जाकर अपने स्टोरेज में स्टोर होने शुरू हो जाएंगे, फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा, बेसिकली ओबिसिटी हो सकती है इसकी वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पैनक्रियाज के दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन जो कि ग्लूकागन है या फिर सोमैटोस्टेटिन है या पॉलीपेप्टाइड है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।